तो भाई आज मैं आप लोग को 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग की बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का भाई आज चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। बाकी के जो 5 चैप्टर हैं ये ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। सारी वीडियोस का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई हमारे चैनल पे हिस्ट्री सब्जेक्ट भी 12th क्लास का पढ़ाया जा रहा है, तो उन वीडियोस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उन्हें भी देख सकते हो। चैप्टर शुरू करने से पहले भाई आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जो है ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को ये जो नोट्स हैं ये फ्री में मिल जाएंगे, सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी और सारी वीडियोज़ का लिंक भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोगों के भाई चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। बेसिकली भाई इस चैप्टर में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रकृति वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भाई फर्स्ट टॉपिक है वो है भाई पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं। ये क्वेश्चन भाई आप लोगों से एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई पर्यावरण में कौन कौन सी समस्या हो सकती है, या अलग टाइप से आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हम भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, या आप दिक्कत भी बोल सकते हो आम भाषा में। सबसे पहली जो समस्या है वो ये है कि भाई जो भूमि की उर्वरता है, उर्वरता मतलब कि भूमि का उपजाऊपन, उसमें भाई कमी आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि लोग भाई भूमि का जो उपयोग है वो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। इसके साथ साथ भाई जब खेती बाड़ी वगैरह करते हैं उसमें भाई बहुत सारी चीजों का जो है वो लोग यूज करते हैं, केमिकल वगैरह का यूज करते हैं, जिस वजह से भाई भूमि का जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में। तो एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण के लिए। दूसरी समस्या ये है कि भाई जो चरगाह है और जो मत्स्य भंडार है उसकी भी भाई कमी हो रही है, उसका भी ह्रास हो रहा है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को चरगाह का मतलब पता होना जरूरी है। चरगाह मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है वो इलाके, वो एरिया जहाँ पे भाई जानवरों को चराया जाता है, तो उन इलाकों को हम चरगाह बोलते हैं। तो ऐसे इलाके भाई आज के टाइम पे जो है खत्म होते जा रहे हैं पूरी तरीके से पूरे विश्व में। आप देखते होंगे भाई आज के टाइम पे चरगाही भाई आप लोगों को जो है कहीं नहीं मिलते होंगे, जबकि पहले जो है नॉर्मली आप लोगों को बकरी भैंस चराते हुए जो है लोग मिल जाते होंगे। लेकिन आज के टाइम पे भाई ऐसी जगह जो है वो खत्म होती जा रही है जहाँ पे भाई जानवरों को चराया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ जो भाई मत्स्य भंडार है, मत्स्य मतलब मछली, सिंपल बोलूं तो भाई मछलियों की भी जो है कमी होती जा रही है। ना सिर्फ समुद्र में बल्कि जो नदियां वगैरह होती हैं, तालाब झील वगैरह होते हैं, हर जगह जो है मछलियों की कमी होती जा रही है, उनकी प्रजातियां जो है वो खत्म होती जा रही हैं। जिस वजह से भाई जो लोग मछली वगैरह से रिलेटेड काम करते होंगे, चरगाह वगैरह से रिलेटेड काम करते होंगे, उनकी भाई काम धंधे सारे चौपट होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरी जो भाई सबसे बड़ी समस्या और एक्चुअल में बहुत बड़ी समस्या है भाई कि विश्व में भाई जल की कमी तो पहले से ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है पानी की कमी। इसके साथ साथ जल का प्रदूषण भी जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोगों को भाई पता ही है जल ही जीवन है, बिना पानी के भाई कोई भी जो है इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और आप लोगों को पता ही है कि भाई पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, लेकिन जो पीने के लिए पानी है वो सिर्फ भाई आप लोगों को कुछ ही परसेंट है, मिनिमम 2 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट है आप लोगों का पीने का पानी। बाकी जो सारा जल है वो सब खारा जल है, वेस्ट है वो सारा। इसके साथ साथ भाई जल का प्रदूषण भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप भारत में ही देखोगे कि भाई जो नदियां हैं, तालाब वगैरह हैं, झील वगैरह हैं, वो कितनी जो है पॉल्यूटेड होती जा रही है। नदियां नदी जैसी हो ही नहीं है, नाले बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिससे क्या हो रहा है जो नदी में रहने वाले जीव जंतु वगैरह है ना, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण के लिए। और भाई कौन सी समस्या है पर्यावरण के लिए? स्वच्छता की कमी। अब दुनिया में भाई आबादी जो है बढ़ती जा रही है, लोगों की, लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में ये लोग जो है भाई बहुत ज्यादा कचरा वगैरह फैलाते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह फैलाते हैं। गंदगी से नई नई बीमारियां उत्पन्न होती है, नई नई बीमारियां सामने आती है, बहुत प्रदूषण होता है, जिस वजह से पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जो साफ सफाई है वो भाई खत्म होती जा रही है धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली जो भाई मेन समस्या है वो ये है कि वनों की कटाई हो रही है भाई बहुत ज्यादा। इंसान भाई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धनाधन जो है वनों की कटाई करता जा रहा है, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगल जो है खत्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से भाई जो पर्यावरण में पहले संतुलन बना रहता था, बैलेंस बना रहता था, वो सब अब बेकार होता जा रहा है भाई। चीजें बैलेंस में नहीं हो रही हैं। जो लोग भाई जंगलों वगैरह में रहते हैं या जो जानवर वगैरह जंगलों में रहते हैं, जो पूरी तरीके से जंगल पे निर्भर रहते हैं, उनको भाई
जंगलों की कटाई से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें उन इलाकों को छोड़ के जाना पड़ रहा है दूसरे इलाकों में। इसके साथ साथ भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जो है बढ़ती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में। और अगर हम उसे कम करना है तो भाई हमें जो है जंगलों को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को उगाना पड़ेगा। छठी भाई जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो है भाई जैव विविधता का नुकसान। सबसे पहले तो भाई जैव विविधता का मतलब समझो। जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में भाई अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के जानवर रहते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह हैं। तो पूरे जो पर्यावरण है हमारा, पूरी जो पृथ्वी है, इस पे भाई आप लोगों को पता ही है अलग अलग टाइप के जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, छोटे मोटे जानवर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा जो पूरा विश्व है, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसमें भाई हर चीज की जो है अलग अलग वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी, अलग अलग विविधता देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। जैव मतलब होता है जीव और विविधता मतलब वैरायटी, यानी कि जीवों की अलग अलग वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। तो इसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो है भाई ये चीज खत्म होती जा रही है, इस चीज का नुकसान होता जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि भाई बहुत सी प्रजातियां जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, बहुत से जानवर जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बहुत से भाई पेड़ पौधे वगैरह ये सब चीजें भी खत्म होती जा रही हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और हमारी जैव विविधता जो है वो खत्म होती जा रही है। अगली जो भाई मेन प्रॉब्लम है वो है भाई ओजोन परत का क्षरण। अब पहले तो भाई ये ओजोन परत क्या है ये समझो। देखो भाई ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी का ये मान लो भाई एनवायरमेंट है, यानी कि पर्यावरण, वायुमंडल आप कह सकते हो। तो वायुमंडल में भाई एक ओजोन गैस है जो भाई पूरे वायुमंडल में है और इसकी एक परत है पूरी पृथ्वी पे जो चारों तरफ है। अब ये ओजोन गैस की जो परत है ये क्या काम करती है भाई? ये जो भाई सूरज है हमारा, सूरज से जो किरणें आती है, जो गर्मी आती है, जो रोशनी आती है, उसे भाई छानने का काम करती है, यानी कि छान के जो है तब पृथ्वी तक भेजती है भाई, जिससे जो है पृथ्वी को नुकसान नहीं होता है। अगर ये डायरेक्ट भाई सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी पे आ जाएंगी, ये ओजोन परत अगर नहीं होती तो भाई हमें जो है स्किन कैंसर वगैरह हो जाता, गर्मी जो है बहुत ज्यादा होती भाई पूरी पृथ्वी पे, और जो जीव है वो भाई सही से जो है अपना जीवन वगैरह नहीं जी पाते, ढंग से पेड़ पौधे वगैरह भी नहीं उग पाते। तो ये ओजोन परत देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी पृथ्वी के लिए, जो सूरज की किरणों को छान के भेजती है, जिस वजह से भाई हमें ये सारे नुकसान नहीं होते। लेकिन आज के टाइम पे भाई इस ओजोन परत का जो है क्षरण होता जा रहा है। क्षरण मतलब कि इसमें कमी आती जा रही है, ओजोन जो गैस है वो खत्म होती जा रही है, जो पूरी ओजोन परत है वो पतली होती जा रही है, धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है। और इसी वजह से आप लोगों को पता ही है आज के टाइम पे गर्मी जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है। लोगों को भाई स्किन वगैरह से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है आजकल बढ़ती जा रही है। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो ओजोन परत जो धीरे धीरे कम हो रही है, इसी वजह से हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली जो भाई इंपॉर्टेंट समस्या है वो ये है कि भाई समुद्र का प्रदूषण हो रहा है। जल का प्रदूषण मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा ही दिया। जल में कहने को सब कुछ आ जाता है, लेकिन समुद्र में भी आप लोग देखते हो भाई बहुत ज्यादा जो है प्रदूषण होता जा रहा है। तो बस भाई यही मेन समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और एग्जाम में भाई आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है 4 से 6 नंबर में जो है पूछा जा सकता है, तो याद रखना। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है भाई आप लोगों का वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। बेसिकली भाई वैश्विक राजनीति यानी कि पूरे विश्व की राजनीति। अब जो पूरे विश्व की राजनीति है, विश्व में जो सभी देश हैं, उन सभी देशों को भाई पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सभी देश। पूरा वर्ल्ड जो है वो परेशान हो रहा है पर्यावरण को लेकर। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, पर्यावरण की समस्या पढ़ाई है अभी ऊपर, ये नुकसान सिर्फ भाई एक देश को थोड़ी करेगी या एक इंसान को थोड़ी करेगी। ये तो पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, पूरा जो विश्व है, जो उसमें सभी देश है, सभी लोग हैं, सबको ही नुकसान पहुंचेगा इन सारी समस्याओं से। तो इस वजह से भाई इस चीज का सॉल्यूशन भी जो है सभी देशों को मिलकर एक साथ निकालना पड़ेगा। और इसलिए ही भाई पर्यावरण को लेकर जो है पूरे विश्व की राजनीति में चिंता बनी रहती है, बातचीत चलती रहती है, इसके सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसके ऊपर बात होती रहती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो विश्व की राजनीति है, वैश्विक राजनीति, उसमें भाई पर्यावरण को लेकर चिंता क्यों है, ये चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। और यही सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों को समझते हुए चलना है बस। अब आप लोग भाई ऐसा मत सोचना कि सर जो जो बातें लिखी हुई हैं
एग्जैक्टली वो नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने पास से जो है समझाए चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को भाई समझा वही रहा हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में है। ये जो नोट्स में आप लोगों को लिखा है ये सब भी वही बातें हैं, लेकिन बुक की लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्या है भाई? ये भाई एक बुक है, एक पुस्तक है जो भाई 1972 में पब्लिश हुई थी। इस बुक को भाई लिखा किसने था? इस बुक को लिखा था भाई क्लब ऑफ रोम नाम का एक ग्रुप था। इसे भाई विद्वानों के एक ग्रुप, विद्वान मतलब बहुत पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उन्हें हम विद्वान बोलते हैं, तो विद्वानों का ये एक समूह था, एक ग्रुप था जिसे हम बोलते हैं भाई क्लब ऑफ रोम। इस ग्रुप ने ही भाई इस पुस्तक को लिखा था और फिर 1972 में इन्होंने पब्लिश करा दिया, प्रकाशित करा दिया। पेपर में भाई एमसीक्यू में पूछा जाता है आप लोगों से कि भाई ये लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो बुक है, पुस्तक है, ये कब पब्लिक हुई थी? तो आप लोगों को बता देना ऑप्शन में 1972। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखी थी, तो आप लोगों को बता देना है क्लब ऑफ रोम नामक एक विद्वानों का ग्रुप था, उसने। अब बेसिकली भाई इस बुक में क्या लिखा था वो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस बुक में भाई ये लिखा था कि जितनी तेजी से भाई दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से जो है हम अपना विकास करते जा रहे हैं। सभी देश जो है अपना विकास करते जा रहे हैं और इस विकास के चक्कर में, इस जनसंख्या के चक्कर में जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पर्यावरण के संसाधन है, वो हम भाई खत्म करते जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। और अगर इसी रफ्तार से भाई हम इनका अंधाधुंध यूज करते रहे प्राकृतिक संसाधनों का, तो बहुत ही जल्द भाई एक ऐसा टाइम आएगा जब भाई इस चीज का असर जो है हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे पड़ेगा, हमारे जीवन पे पड़ेगा, और तब इन सब चीजों को भाई बचा के रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, दुनिया को सही से संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली भाई इसमें ये सारी बातें इसलिए बताई गई थी ताकि भाई पूरी दुनिया को पता चल सके कि हर चीज की एक लिमिट होती है, उसी तरीके से भाई विकास करने की, ग्रोथ करने की भी एक लिमिट है। इस वजह से भाई इस बुक का नाम पड़ा है लिमिट्स टू ग्रोथ। अब जब से ये बुक भाई पब्लिश वगैरह हुई तब से जो है भाई पर्यावरण का जो मुद्दा है वो भाई पूरे विश्व की राजनीति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। पूरे दुनिया के सभी लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी से भाई पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व की राजनीति में चिंता होने लगी, टेंशन वगैरह होने लगी। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं भाई हम UNEP। इसकी फुल फॉर्म भाई आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है एमसीक्यू में, किसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म भाई अगर इंग्लिश में बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। आप किसी में भी लिख सकते हो, बता सकते हो। एग्जाम में भाई एमसीक्यू में आती जरूर है आप लोग के, तो याद जरूर रखना। अब जब भाई पूरे विश्व की राजनीति में पर्यावरण को लेकर टेंशन वगैरह होने लग गई, जब से ये बुक पब्लिश हुई थी, उसके बाद भाई ये कार्यक्रम हुआ, ये प्रोग्राम हुआ पर्यावरण को लेकर। और इस प्रोग्राम को भाई क्यों रखा गया था? ताकि भाई पर्यावरण से जुड़ी जो भी समस्याएं जो मैं आप लोगों को ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ा चुका हूं, उन सारी समस्याओं पर भाई सभी देश जो है आकर मिलकर विचार करें, चर्चा वगैरह करें, बातचीत करें और आपस में मिलकर सारे सॉल्यूशन निकालें उन सारी समस्याओं का। इसके साथ साथ जो भाई हम विकास करते जा रहे हैं, अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इन सब चीजों के लिए कुछ लिमिट वगैरह तैयार हो, इन सब चीजों पर बैन वगैरह लगाया जाए। इस वजह से ये कार्यक्रम किया गया था। आई होप आप लोगों को भाई ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे भाई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन एमसीक्यू भाई बनते हैं जो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। पहला एमसीक्यू आप लोगों का लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की बुक से बनता है, दूसरा भाई इसकी फुल फॉर्म वगैरह आप लोगों से पूछ लेता है। बाकी बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं आता है एग्जाम में। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है, वो पूछा गया है भाई आप लोगों का पृथ्वी सम्मेलन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा ही जाता है। एग्जाम में भाई आप लोगों से पृथ्वी सम्मेलन भी बोल सकता है, या अर्थ समिट भी बोल सकता है इंग्लिश में, या रियो सम्मेलन, कुछ भी नाम ले, तीनों नाम एक ही हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये चीज तो भाई मैं आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ कि पर्यावरण को लेकर जो है अब टेंशन वगैरह होने लगी पूरे विश्व की राजनीति में, सभी देशों के बीच। ऐसे में भाई सभी देशों ने मिलकर 1992 में एक सम्मेलन किया, एक प्रोग्राम आप बोल सकते हो। कहाँ पे हुआ था भाई ये? तो ये जो भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है भाई हमारा पूरा वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में भाई आप लोग ये वाला जो देश देख रहे हो, इस देश को कहते हैं हम भाई ब्राजील। और इसी देश में भाई एक जगह है रियो डी जनेरियो, ये जगह का नाम है। और इसी जगह पर जो है ये भाई सम्मेलन
हुआ था, तभी भाई इसका नाम जो है रियो सम्मेलन भी पड़ गया, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे हुआ था। और ये रियो डी जेनेरियो नाम की जगह कहाँ पे है? ब्राजील में है। पेपर में भाई एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना 1992 में हुआ था। या कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई ये कहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को बताना है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस सम्मेलन में भाई पूरे विश्व से 170 देश जो हैं वो आए थे। इसके साथ साथ भाई बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन आए थे, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी वगैरह आई थी इस सम्मेलन में, यानी कि बहुत बड़ा सम्मेलन था पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। और ये किस लिए हुआ था भाई? ये भाई पर्यावरण और जो विकास हम लोग कर रहे हैं उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था, ताकि भाई जो विश्व में सभी देश अपनी विकास करने में लगे पड़े हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इस चीज को भाई रोका जा सके। और अगर विकास करना ही है तो भाई एक तरीके से करो विकास, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान वगैरह ना पहुंचे। इस चीज के लिए सम्मेलन किया गया था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। पृथ्वी सम्मेलन भी या आप रियो सम्मेलन भी से कह सकते हो। इस सम्मेलन में भाई एक और बात सामने निकल कर आई। वो क्या थी? बात ये निकल कर आई भाई सामने कि ये जो भाई हमारी पृथ्वी है, अगर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दे बीच से लाइन खींच के, तो भाई ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला एरिया है इसे हम बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध इसलिए बोला क्योंकि ये उत्तर में है, दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध इसलिए बोला क्योंकि ये दक्षिण में। माना जाता है कि भाई ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जितने भी सारे देश आते हैं ये सारे विकसित देश है, अमीर देश है, पैसे वाले देश है, अपना विकास पूरी तरीके से बहुत पहले ही कर चुके हैं। लेकिन भाई ये जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं ये सारे गरीब देश है, विकासशील देश है, जो अपना विकास करने में अभी लगे हुए हैं। अब ऐसे में भाई बात सामने ये निकल कर आई इस सम्मेलन के अंदर कि भाई ये जो उत्तरी गोलार्ध के देश है, जो अमीर देश है, ये चाहते थे कि भाई जो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है वो सभी देशों की बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसे में भाई जो दक्षिणी गोलार्ध के देश थे, जो गरीब देश थे, जो अपना विकास अभी कर रहे थे, उन देशों ने भाई ये बोला कि भाई ये जिम्मेदारी जो है बराबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो अमीर देश थे, जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे, ये भाई पहले ही अपना विकास करके बैठे हैं, पहले ही अमीर बन गए हैं, सब कुछ बढ़िया कर लिया उन्होंने अपने देश में, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इन्हीं देशों ने ही पहुंचाया है पर्यावरण को। तो इस वजह से जो ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए ना वो इन्हीं देशों की होनी चाहिए, अमीर देशों की, उत्तरी गोलार्ध वालों की। और जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं जो अपना भाई अभी नया नया विकास कर रहे हैं, इनकी कम जिम्मेदारी होनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर भाई कुछ टाइम बाद जो है 1992 में ही जाके एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है भाई UNFCCC। ये संधि भी भाई 1992 में ही हुई थी, और इस संधि में भाई ये बात जो है एक्सेप्ट कर ली गई, मान ली गई कि हाँ भाई जिम्मेदारी जो है वो सबकी बराबर नहीं होनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, बल्कि जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि अमीर देश जो थे, उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है, उनकी कम जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेपर में भाई ये भी आप लोगों से MCQ में पूछ लेता है कि UNFCCC की फुल फॉर्म बताओ, तो आप लोगों को बता देना है भाई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखना भाई फुल फॉर्म। कब हुई थी ये संधि? ये हुई थी भाई 1992 में, रियो सम्मेलन के जस्ट बाद। तो आई होप भाई आप लोगों को रियो सम्मेलन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, या आप पृथ्वी सम्मेलन कह सकते हो। अब भाई आप लोगों को इसी सम्मेलन में कुछ और बातें भी थी, वो जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से MCQ वगैरह में या 2-2 नंबर में पूछी जाती है। इनमें से भाई पहला है हमारा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। 2 नंबर में भाई आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट क्या है। बेसिकली भाई इस रिपोर्ट में जो है ये बताया गया था कि जिस तरीके से भाई हम अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं, सभी देश जो अपना विकास करने में लगे पड़े हैं, ये जो तरीका है विकास करने का भाई ये चालू तौर तरीका है, यानी कि तरीका ये सही नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि तरीका विकास करने का ऐसा होना चाहिए जो एकदम टिकाऊ हो। इस तरीके से भाई अगर हम विकास करेंगे चालू तौर तरीके से, इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और फ्यूचर में जाके भाई हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए विकास करने का जिससे भाई पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारा विकास भी हो जाए। ये बात कही गई थी भाई इस रिपोर्ट में।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 नंबर में पूछा जाता है पेपर में। कभी कभी भाई एमसीक्यू में आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो कब पब्लिश हुई थी। तो ये हुई थी भाई आप लोगों की रियो सम्मेलन से 5 साल पहले। रियो सम्मेलन कब हुआ था भाई? 1992 में, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इससे 5 साल पहले 1987 में ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हो गई थी। तभी जाके जो है लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि भाई पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो भाई आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है वो है भाई आप लोगों का एजेंडा 21। ये मस्ट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ऑलमोस्ट पेपर में ये पूछा जाता है 2 नंबर में। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को एजेंडा का मतलब ही पता होना बहुत जरूरी है। एजेंडा मतलब भाई सिंपली बोले तो एक लक्ष्य निर्धारित कर देना। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को एजेंडा का मतलब पता होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एजेंडा का भाई अगर मैं सिंपली मतलब बोलूं तो वो होता है भाई लक्ष्य, या हम बोलते हैं ना भाई मेरा एक टारगेट है, मेरा एक गोल है, तो उसे हम एजेंडा बोलते हैं। टारगेट बोल सकते हो, गोल बोल सकते हो, एजेंडा का भी यही मतलब होता है। बेसिकली भाई जो हमारा अभी रियो सम्मेलन हमने पढ़ा था, इसमें भाई जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए और वानिकी यानी कि वनस्पति वगैरह, जंगल वगैरह को बचाने के लिए जो है कुछ नियम वगैरह बनाए गए और एक टारगेट सेट कर लिया जिसका नाम था भाई एजेंडा 21 कि भाई 21वीं सदी तक हमें टिकाऊ विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, या आप सतत विकास भी बोल सकते हो। सतत विकास या टिकाऊ विकास का मतलब सिंपली ये होता है कि एक ऐसा विकास करना जो भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। आई होप आप लोगों को एजेंडा 21 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर में भाई पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई ये कब अपनाया गया था। तो ये भाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, रियो सम्मेलन में अपनाया गया था। और रियो सम्मेलन कब हुआ था? ये भाई आप लोगों का 1992 में हुआ था। अब आगे भाई मैं आप लोगों को टिकाऊ विकास या सतत विकास का मतलब मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि एक ऐसा विकास करना जो आने वाले फ्यूचर पीढ़ियों के लिए भी अच्छा हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान वगैरह कम पहुंचे, उसे हम टिकाऊ विकास कहते हैं, उसे हम सतत विकास कहते हैं। कभी कभी ये भी आप लोगों से पूछ लेता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है भाई हमारा विश्व की साझी संपदा। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को साझी संपदा का मतलब पता होना जरूरी है, और उससे पहले भाई संपदा का मतलब पता होना जरूरी है। संपदा का भाई सिंपल मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मतलब घर, मकान, जायदाद नहीं होता सिर्फ, बल्कि भाई जिस भी चीज पर सिर्फ आपका अधिकार है वो चीज आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। चाहे वो आपके कपड़े हों, आपके जूते हों, आपकी बुकें हों, वो सब चीजें आप लोगों की प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोगों को संपदा का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी होता है सिंपल। अब दूसरा वर्ड है हमारा साझी संपदा। साझी मतलब क्या होता है? साझी मतलब सबकी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर भाई सभी का अधिकार हो उसे हम कहते हैं साझी संपदा। जैसे कि भाई एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा परिवार होता है, उसमें भाई एक घर में चूल्हा होता है। तो चूल्हे पे क्या भाई सिर्फ एक ही बंदे का अधिकार होता है? नहीं, बल्कि उस परिवार के सभी लोगों का अधिकार होता है। इसके साथ साथ चरगाह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चरगाह मतलब कि ऐसा इलाका जहाँ पे भाई भेड़ बकरियों वगैरह को चराया जाता है। तो उस पर भाई किसका अधिकार होता है? किसी एक इंसान का अधिकार होता है? नहीं भाई, बल्कि सभी लोगों का उस पे अधिकार है। कोई भी लोग जाके वहाँ पे अपने चरा सकते हैं अपने पशुओं को, या वहाँ पे ठहर सकते हैं, वहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैदान है, कुएं हैं, नदी हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल है जिन चीजों पर भाई सभी का अधिकार होता है, किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं होता। ऐसी चीजों को हम साझी संपदा कहते हैं। पेपर में भाई आप लोगों से पूछ लेता है साझी संपदा, तो याद रखना। अब दूसरा भाई जो आप लोगों से पूछता है वो ये पूछता है कि भाई विश्व की साझी संपदा क्या है, या वैश्विक संपदा बोल सकता है, या मानवता की साझी विरासत, किसी भी नाम से आप लोगों से पूछ सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं समझाता हूँ भाई आप लोगों को। आप लोगों को साझी संपदा का मतलब समझ में आ गया होगा। एक ऐसी संपदा, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर भाई किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं होता, बल्कि भाई सबका अधिकार होता है, उसे हम साझी संपदा कहते हैं, साझी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि भाई वैश्विक संपदा यानी कि सिर्फ विश्व से जुड़ गया, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपदा जिस पे भाई विश्व के सभी देशों का अधिकार है, विश्व के सभी लोगों का अधिकार है। बस सिंपल। एग्जाम्पल के लिए भाई आप लोगों का है पृथ्वी का वायुमंडल। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो भाई हमारा वायुमंडल है, जो आसमान है,
वो एक ऐसी संपदा है जिसपे भाई सभी देशों का अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार है, पूरे विश्व का। इसके साथ साथ भाई अंटार्कटिका है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देखोगे तो भाई ये नीचे वाला जो एरिया है इसे भाई हम अंटार्कटिका बोलते हैं। और यहाँ पे भाई कोई भी गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, कोई भी लोग वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे में ये जो एरिया है ना भाई, ये पूरे विश्व की प्रॉपर्टी है, पूरे विश्व की संपदा है। इसके साथ साथ भाई समुद्र जो है वो भी भाई पूरे विश्व की प्रॉपर्टी है, और जो अंतरिक्ष है हमारा वो भी पूरे विश्व की प्रॉपर्टी है, वैश्विक संपदा है। या आप बोल सकते हो मानवता की साझी विरासत, यानी कि सभी मानव, चाहे वो कोई भी मानव हो, किसी भी देश का हो, उन सबका अधिकार है इन सारी संपदा पर, इन सारी प्रॉपर्टी पर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साझी संपदा और वैश्विक संपदा का मतलब। अब विश्व की भाई साझी संपदा से रिलेटेड कुछ संधियां वगैरह हुई थी, तो ये संधियां आप लोग देख लीजिएगा, पूछी नहीं जाती हैं एग्जाम में, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी ये चीज आप लोग के एग्जाम में पूछ लेता है दोनों, तो याद रखना। बात करते हैं भाई अब आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है भाई आप लोगों का साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। मैंने भाई आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया है, ये जो पूरा विश्व है, विश्व में भाई जो दो टाइप के देश है, एक है उत्तरी गोलार्ध के और एक है दक्षिणी गोलार्ध के। जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे भाई विकसित देश है, अपना विकास कर चुके हैं और अमीर देश है। दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है ये भाई गरीब देश है और अपना विकास अभी कर रहे हैं। भारत भी भाई हमारा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ऐसे में भाई ये डिसाइड करना था कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या सबकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक जैसी, या अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ कि जो उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे उन लोगों का कहना भाई ये था कि सबकी जो है बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो ये दक्षिणी गोलार्ध वाले देश थे इनका कहना ये था कि भाई उत्तरी गोलार्ध वालों ने नुकसान ज्यादा करा है पर्यावरण को, क्योंकि इन लोगों ने अपना विकास वगैरह सब कुछ पहले ही करके बैठे हैं। तो जिम्मेदारी भाई उत्तरी वालों की ज्यादा होनी चाहिए और दक्षिण वालों की कम होनी चाहिए। और इस चीज को भाई एक्सेप्ट भी कर लिया था, ये चीज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इसी को कहते हैं भाई साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, यानी कि सबकी जिम्मेदारी तो है, साझी जिम्मेदारी तो है, लेकिन अलग अलग है। वो कैसे? उत्तरी वालों की भाई थोड़ी ज्यादा है और दक्षिणी वालों की थोड़ी कम जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तरी वालों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया और दक्षिण वालों ने अभी थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये चीज एक्सेप्ट भी कर ली गई थी UNFCCC संधि में। ये चीज भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट जो है वो है भाई आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। बेसिकली भाई ये जो था एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था, और ये समझौता कहाँ पे हुआ था? ये भाई जापान में हुआ था। जापान का एक इलाका है जिसका नाम है भाई क्योटो, वहां पर हुआ था, तभी इसका नाम पड़ा भाई क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था भाई ये याद रखना है आप लोगों को, 1997 में। MCQ में भाई आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये समझौता भाई बेसिकली इसलिए हुआ था कि जो दुनिया के भाई सभी देश है ना, वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, इसकी जैसी बहुत सी भाई ग्रीन हाउस गैस है। जिस वजह से भाई क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन परत है ना भाई पृथ्वी के बाहर, जो मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था एक परत है ओजोन परत, उसमें भाई छेद हो रहा है इन सारी गैसों की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और फिर भाई छेद हो रहा तो उससे जो है गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज को भाई कंट्रोल करने के लिए इस समझौते को किया गया था जापान के क्योटो में 1997 में। और इसी समझौते में भाई कुछ लिमिट्स वगैरह जो है वो सेट कर दी गई कि भाई इस लिमिट से ज्यादा अगर किसी देश ने उत्सर्जन करा इन गैसों का तो उस पर बैन लगाया जाएगा या उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह ली जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योटो प्रोटोकॉल भी। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से 4 नंबर में या 6 नंबर में आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई याद रखना, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि भारत द्वारा भाई पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो बताओ। तो पहला कदम तो भाई भारत ने यही उठाया है कि भारत को भाई क्योटो प्रोटोकॉल जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है इससे जो है बाहर रखा गया था। भारत को इसे छूट थी, क्योंकि भाई भारत जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि सन 2000 तक भाई भारत ने जो उत्सर्जन वगैरह करा था ना वो भाई
0.9 टन था, जो बहुत कम है। और 2030 तक का अनुमान भी ये लगाया था कि भारत अगर उत्सर्जन करेगा भी तो 1.6 टन करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। इस वजह से भाई भारत को जो है छूट मिली थी क्योटो प्रोटोकॉल की लिमिट से। लेकिन भाई फिर भी जो है भारत ने क्या करा, क्योटो प्रोटोकॉल पे 2002 में हस्ताक्षर कर दिए। क्योटो प्रोटोकॉल की जो लिमिट्स थी उन्हें मान लिया। तो पहला तो भाई ये कदम उठाया भारत ने पर्यावरण को बचाने के लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कदम भाई आप बोल सकते हो कि भारत ने भाई पॉलिसी बनाई थी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति, 2001 में बनाई थी भाई, जिसके तहत क्या है भाई, भारत में जो भी सारे वाहन है, जो भी गाड़ियां हैं, जो भी कार वगैरह है, व्हीकल वगैरह है, उन सब का भाई प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छतर ईंधन जो है इसको लागू कर दिया था कि भाई अगर ये स्वच्छ ईंधन नहीं होगा तो गाड़ी वगैरह जो है नहीं चलेगी रोडों वगैरह पर। इसके साथ साथ भाई भारत ने क्या किया, जो भाई भारत एनर्जी वगैरह, ऊर्जा वगैरह प्रोड्यूस करने में प्रदूषण वगैरह करता था, उस पर लिमिट करने की कोशिश करी भारत ने। पॉलिसी वगैरह का जो नाम है वो आप याद रखना चाहो रख लेना, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बता सकते हो। ये शॉर्ट पॉइंट में जो पॉलिसी का नाम बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे भाई और क्या करा भारत ने कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया भाई भारत ने। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है, यानी कि सोलर पैनल वगैरह आपने देखे होंगे ना, छत पे लग जाते हैं भाई, इतने बड़े छतों पे आप लोगों ने लगे हुए देखे होंगे बहुत से एरिया में। उस पे भाई सूरज की जो है किरणें वगैरह पड़ती है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, और उससे पॉल्यूशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। इसके साथ साथ जो पवन ऊर्जा होती है, जो पवन चक्की आपने देखी होगी भाई, बहुत सारे एरिया में जो इतने बड़े बड़े भाई वो लगे होते हैं, पवन से पंखे से घूमते हैं और उससे क्या होता है फिर बिजली बनती है। तो इस टाइप की ऊर्जा को भाई भारत ने जो है प्रमोट करा है बहुत ज्यादा, ताकि प्रदूषण वगैरह ना हो। अगेन भाई आप लोगों को ये जो अधिनियम है, ये जो पॉलिसी का नाम है, ये जो कानून का नाम है, ये याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों की बुक में भी नहीं बताया गया है, ये मैंने अपने पास से ऐड करा है। लेकिन जो अंदर की बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की बुक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ भाई भारत ने क्या किया, बिजली वगैरह बनाने के लिए भाई जो स्वच्छ कोयला होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का कोयला यूज करा, प्राकृतिक गैस का यूज करा बिजली वगैरह बनाने के लिए। और इस चीज से भाई क्या बेनिफिट हुआ, इस चीज से भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब उसकी जो मात्रा है थोड़ी कम होती चली गई, जिससे वायु प्रदूषण भी कम हो गया। इसके साथ साथ और क्या करा भाई भारत ने, बायोडीजल जो है ना उसके उत्पादन की योजना वगैरह बनाई, प्लानिंग वगैरह करी। आपने देखा होगा भाई आज के टाइम पे जो है गाड़ियों में डीजल वगैरह जो है वो डलता है, तो जो बायोडीजल है इस चीज का प्रोड्यूस करना शुरू करा भारत ने, जिस वजह से क्या हुआ, प्रदूषण वगैरह कम हुआ। इसके साथ साथ भाई पेरिस में एक जलवायु से रिलेटेड एक समझौता हुआ था 2016 में, तो इस पे भी भाई भारत ने जो है हस्ताक्षर करे थे, बताया था कि भाई हम पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु को बचाने के लिए जो है आगे बढ़कर आएंगे। और इसी तरीके से भाई भारत जो है विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए कोई भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ साथ भाई भारत जो है वो ये बात भी बोलता है कि जो विकसित देश है, जो अपना विकास कर चुके हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जो अमीर देश हैं, उन देशों को जो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी जो है देनी चाहिए उन देशों को जो गरीब देश है, जो अपना विकास कर रहे हैं, जिससे भाई प्रदूषण वगैरह थोड़ा कम हो सके। भारत ये बात भी बोलता है, इसका भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो सार्क है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर के चैप्टर में भी पढ़ाया था, द शेक्स आप बोल सकते हो, इसमें भी भाई भारत यही चाहता है इस ग्रुप में कि जितने भी देश सार्क में जुड़े हुए हैं वो सब भी जो है पर्यावरण को लेकर कुछ ना कुछ करें और पर्यावरण से रिलेटेड सॉल्यूशन वगैरह निकाले। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत ने भाई क्या क्या कदम उठाए पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी आप थोड़ा बहुत बना के भी अपने पास से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है एज इट इज आप लोगों को लिख कर आना है। अब एक टॉपिक भाई आप लोगों के बुक में मिलेगा, पर्यावरण आंदोलन करके, इसके बारे में समझ लेते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ से भाई एग्जाम में आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेसिकली भाई इस टॉपिक में आप लोगों को यही बताया गया है कि विश्व के लेवल पे पर्यावरण से रिलेटेड जो है अलग अलग टाइप के आंदोलन होते रहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे कि भाई वनों की कटाई को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए हैं। कहाँ कहाँ पे हुआ है, मैक्सिको में हुए हैं, ब्राजील में हुए, मलेशिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, भारत में भी हुए हैं भाई। चिपको आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। भारत में चिपको आंदोलन और ब्राजील में
अमेज़न वर्षा वन बचाने का जो आंदोलन हुआ था। इसी तरीके से भाई खनिज जो उद्योग है उसके विरोध में आंदोलन हुए। खनिज मतलब कि जो सोना चांदी पीतल लोहा कोयला वगैरह ये सब चीजें जो है खुदाई करके निकाली जाती हैं जमीन में से, और इस चीज से भाई प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस चीज के विरोध में भी भाई बहुत से जो है विश्व के लेवल पे आंदोलन वगैरह हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फिलीपींस का आंदोलन बता सकते हो, जो वहां पे भाई एक कंपनी थी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इस कंपनी के खिलाफ हुआ था, क्योंकि भाई इसका काम था ये खनिज वगैरह निकालना, माइनिंग वगैरह करना। तो इसके खिलाफ आंदोलन वगैरह हुए थे फिलीपींस में। आगे भाई ऑस्ट्रेलियाई विरोधी आंदोलन वगैरह भी हुए, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत सी खनिज कंपनी वगैरह जो है गई थी खनिज वगैरह निकालने, तो उनका जो है विरोध वगैरह करा वहाँ के आदिवासी वगैरह ने, और वहाँ पे भी आंदोलन वगैरह हुए थे। इसके साथ साथ भाई आपने बांध विरोधी आंदोलन जो है वो बहुत पढ़े होंगे। जो नदियों पर भाई बांध वगैरह बना देते हैं ना, पानी को रोक लेते हैं, उससे भाई फायदा तो होता है, उससे बिजली वगैरह बन सकती है, लेकिन उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वहाँ के जो लोग रहते हैं आसपास उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसके खिलाफ भी भाई आंदोलन होते हैं। जैसे कि भारत का एग्जाम्पल लेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेंगे तो फ्रैंकलिन नदी है, उस पर भी बांध बनाया गया था, तो उसके अगेंस्ट में ये आंदोलन वगैरह हुआ था। बाकी आगे भाई और भी एग्जाम्पल है। फ्रैंकलिन नदी का आंदोलन ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, नर्मदा नदी का आंदोलन ये भी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन वगैरह जो है वो हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। बस यही आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना था, आप लोग की बुक में था, इस वजह से मैंने आप लोग को पढ़ाया। बाकी एग्जाम में इसमें से कुछ भी आप लोगों से नहीं पूछा जाता, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब जो भाई आप लोगों का अगला टॉपिक है वो है भाई आप लोगों का संसाधनों की भू राजनीति। ये भी भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों की बुक में टॉपिक है इस वजह से पढ़ा रहा हूं, वरना एग्जाम में इसमें से भी आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। बेसिकली भाई इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जो पर्यावरण के संसाधन होते हैं, जो पर्यावरण से हमें मिलते हैं संसाधन, जैसे कि भाई हमारे को जल मिलता है, खनिज मिलते हैं, कृषि वगैरह मिलती है, भूमि मिलती है और ऊर्जा वगैरह मिलती है प्रकृति से। ऐसे जो संसाधन है उनको लेकर भी भाई राजनीति होती है बहुत ज्यादा पूरे विश्व के लेवल पर और देशों के भी लेवल पर। तो वही सब चीज आपको इस टॉपिक में पढ़ाई गई है। बेसिकली भाई आप देखते हो ना भाई आज के टाइम पे जो समुद्र है, वैसे तो देखा जाए वो सभी देशों के लिए है, लेकिन जितने भी देश हैं वो सब भाई अपने देश के आसपास का जो समुद्र है उस पर कब्जा जमा के रखते हैं और किसी भी दूसरे देश को जो है वहां पर आने तक नहीं देते हैं, और सारा जो इस्तेमाल वगैरह है वो वही देश करते हैं। जैसे भारत है, भारत भी भाई इस इलाके पे जो है अपना पूरा कंट्रोल रखता है। इसी तरीके से भाई अमेरिका भी रखता है। इसी तरीके से सारे देश जो हैं अपने आसपास के समुद्र के पानी पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। तो एक तरीके से भू राजनीति हुई। इसके साथ साथ भाई जमीनों को लेकर जो है कंट्रोल रखते हैं सभी देश आपस में। देखा जाए तो जमीन जो है भाई इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, बल्कि सबका अधिकार है, लेकिन फिर भी जो है सभी देश भाई अपना अपना बॉर्डर बना लिया है सभी देशों ने, और सभी देश जो है उस पे कंट्रोल रखते हैं बॉर्डर वगैरह बना के अपनी जमीनों पर। सिमिलरली भाई ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन मतलब कि सूरज से जो भाई हमारी किरणें वगैरह आती हैं उस पे भी लोग आजकल अधिकार जमाने लगे हैं। या तेल निकल जाता है भाई कई इलाकों में, गैस वगैरह निकल जाती है कई इलाकों में, और आप लोगों को पता है तेल और जो गैस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल सभी देशों के लिए। तो इसको लेकर भी भाई सभी देश जो है राजनीति करते हैं। कहने को भाई प्रकृति से मिले ये संसाधन सारे हमें, और इस पर सभी का अधिकार होना चाहिए समान रूप से, लेकिन सभी देश जो है अपने आसपास के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर पूरा तरीके से अधिकार जमा लेते हैं, उसको लेकर राजनीति वगैरह करते हैं। सेम भाई खनिज का भी है। खनिज जैसे कि कोयला मिल जाता है, लोहा मिल जाता है, यूरेनियम मिल जाता है, सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाता है जमीन वगैरह में, तो उसको लेकर भी भाई पूरा कंट्रोल कर लेती है सरकार है, पूरा देश वहाँ का। तो ये सब चीजें गलत है। तो ये भू राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए संसाधनों को लेकर। बस यही समझना था भाई आप लोग को इस टॉपिक में। अब जो लास्ट टॉपिक है भाई आप लोगों की बुक में वो है भाई आप लोगों का मूल निवासी। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को मूल निवासी जो होते हैं उसका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मूल निवासी बेसिकली भाई उन लोगों को बोलते हैं जो मान लो भाई एक इलाका है और उस इलाके पे भाई बहुत पुराने टाइम से जो है रहते आ रहे हैं। बहुत पुराने टाइम से मतलब कि ये मान लो आप हो, आपसे पहले भाई आपके जो पापा हैं वो भी इसी एरिया में रहते आए हैं, और उनके जो पापा है वो भी इस एरिया में रहते आए हैं, और उनके जो पापा है वो भी इस एरिया में रहते आए हैं। यानी कि बहुत पुराने टाइम से
बहुत सारी पीढ़ियां आपकी इस एरिया में रहते आए हैं, तो इसी को आप बोलोगे मूल निवासी, जो उस इलाके के मूल यानी कि ओरिजिनल निवासी हैं। अब बाहर से भाई कुछ लोग आते हैं और वो धीरे धीरे भाई इन इलाकों पर जो है अपना कब्जा जमाने लगते हैं, और जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें वहाँ से हटा देते हैं, उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर भाई मूल निवासियों की संस्कृति वगैरह जो होती है, जो राजनीति वगैरह होती है, उन सब पर इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए भाई साउथ अफ्रीका, आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो मैप में, इसमें ऐसा हुआ था कि भाई यूरोप ने क्या करा भाई, धीरे धीरे जो है यहाँ पर अपने लोग वगैरह भेजने शुरू कर दिए, बसाने शुरू कर दिए, और फिर यहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए धीरे धीरे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और फिर बाद में जाके भाई इस इलाके में जो है काले गोरे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हुई इस इलाके में, साउथ अफ्रीका में। और फिर गांधी जी वगैरह गए थे, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराया था। लेकिन आज के टाइम पे भी जो है ये काले गोरे की वहाँ पे समस्या चलती है। आई होप आप लोगों को मूल निवासी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ आंकड़े वगैरह है मूल निवासी से रिलेटेड कि भाई पूरे विश्व में कितने मूल निवासी हैं, तो लगभग भाई 30 करोड़ मूल निवासी हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, आज के टाइम पे मूल निवासी का मतलब थोड़ा चेंज हो गया है। तो चेंज कैसे हुआ है मैं एक चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। आज के टाइम पे भाई मूल निवासी हम उन लोगों को मानते हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, जो थोड़ा आदिवासी टाइप जीवन जीते हैं ना, उन लोगों को आज के टाइम पे हम मूल निवासी मानते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो बहुत पुराने टाइम से रहते आ रहे हैं उन इलाकों में। तो आज के टाइम पे हम उन लोगों को मूल निवासी कहते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल इलाका देखोगे, मान लो दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में क्या है भाई, हर टाइप के लोग घुस के चले आ गए हैं। तो ऐसे ही भाई बाकी सारे इलाकों में जो है, बाकी सारे देशों में भी जो है हर टाइप के लोग आके घुस गए हैं। तो मूल निवासी जैसा वर्ड आजकल जो है सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए यूज होता है, जो आदिवासी टाइप की अपनी जिंदगी जीते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़े आंकड़े वगैरह आप लोग खुद से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पूछे जाते हैं। जस्ट ये बताया गया है कि भाई पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन इन लोगों की, फिलीपींस में कितने हैं, चिली में कितने हैं, बांग्लादेश में, उत्तरी अमेरिका में, पनामा नहर के पास, या उत्तर सोवियत संघ में कितने लोग हैं, ऐसे ये बताया गया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, ना ही आप लोगों को ये चीज याद रहने वाली, ना ही पूछा जाता है एग्जाम में। मेन जो इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है वो मूल निवासी का मतलब पूछा जाता है एग्जाम में। और जो आप लोगों से पूछा जाता है भाई 4 से 6 नंबर में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल निवासियों की भाई समस्याएं बताओ। तो जो पहली समस्या है वो है भाई इनकी भूमि से विस्थापन। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि भाई जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं वहां पे भाई धीरे धीरे जो है बाहर के लोग आके बसने शुरू कर देते हैं, इनके जंगल पेड़ पौधे वगैरह सबको काट देते हैं, इन्हें वहां से भगा देते हैं, और इनसे इनकी जमीनें वगैरह जो है छीन ली जाती है। तो यानी कि इन्हें इन्हीं की जमीनों से भगा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा भाई इनके साथ आर्थिक शोषण भी होता है। आज के टाइम पे भाई आप लोग देखोगे कि जंगल वगैरह जो है और जो प्राकृतिक संसाधन है, इन सब चीज को लेकर जो है सरकारों ने भाई कानून वगैरह बना दिए है कि भाई जंगलों वगैरह में आप नॉर्मली नहीं जा सकते, ये जंगल के पेड़ वगैरह नॉर्मली नहीं काट सकते, वहाँ के संसाधन नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों पे बैन लगा दिया है प्रकृति को बचाने के लिए। लेकिन देखा जाए जो जंगलों में लोग रहते हैं, मूल निवासी जो रहते हैं, उनके लिए क्या ये चीज़ सही हुई है? नहीं भाई, क्योंकि उनका जीवन तो भाई पूरा जंगल पे ही निर्भर है, वहाँ के जो संसाधन है उस पर निर्भर है। तो ये चीज इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रही है। इसके साथ साथ भाई इनकी जो सांस्कृतिक पहचान है इसको भी बहुत बड़ा संकट है। धीरे धीरे करके भाई मूल निवासी जो है खत्म होते जा रहे हैं, जंगल में रहने वाले लोग, आदिवासी टाइप के जो लोग हैं ये खत्म होते जा रहे हैं पूरी तरीके से। धीरे धीरे भाई इनकी परंपराएं, इनकी जो भाषाएं हैं और इनका जो जीवन शैली है ये सब खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ भाई जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें भाई इन मूल निवासियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है पूरी तरीके से, इग्नोर मारते हैं भाई इन लोगों को। इनकी कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं होती, इनके कोई भी विकास की बात नहीं होती, इनकी कोई भी भलाई की बात नहीं होती। सरकार वगैरह जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है वो इन लोगों के लिए नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर मार जाता है, कोई भी इनको अधिकार वगैरह नहीं दिए जाते हैं। इसके साथ साथ भाई इन्हें जो है विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है। आज के टाइम पे हम जितना तेज तरक्की से विकास करते जा रहे हैं और इस विकास की वजह से भाई इन्हें जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये लोग भाई जंगलों में ही रहते हैं। हम धीरे धीरे जंगल काटते जा रहे हैं विकास के नाम पे, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, और इन सब चीज़ों से इन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आई होप आप लोगों को मूल निवासियों की जो मेन समस्याएं हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पेपर में भाई कभी कभी सॉल्यूशन आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन बताओ मूल निवासियों की समस्याओं का, तो वो आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो।
अब जो लास्ट है जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है भाई मूल निवासियों के कुछ अधिकार भी होते हैं, जैसे कि भाई इनके पास स्वतंत्र पहचान का अधिकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये भी एक तरीके से इंसान ही है, बेशक जंगलों में रहते हो या कहीं भी रहते हो, इनकी भी भाई एक पहचान होनी जरूरी है, ये भी स्वतंत्र होने जरूरी है, इन्हें भी भाई मान्यता मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ भाई इनका भूमि जो है जिस पे ये रहते हैं उस पर हक होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे भाई हम जंगलों वगैरह को काट रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन खत्म कर रहे हैं पूरी तरीके से, और जंगलों वगैरह से इन्हें भगा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मानते हैं, तो ये चीज़ गलत है इन लोगों के साथ। तो ये इनका अधिकार है, इनको भूमि का उपयोग करने देना चाहिए, जंगल वगैरह, जंगल से जो संसाधन वगैरह मिलते हैं उसका यूज करने देना चाहिए इन्हें। इसके साथ साथ जो इनकी संस्कृति है उसका भी भाई हमें संरक्षण करना चाहिए, जो इनकी परंपराएं हैं, इनकी भाषा है, इनके जो रीति रिवाज है, उन सबको सुरक्षित करने के लिए अधिकार इन्हें देना चाहिए, ताकि कोई भाई इस चीज को नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि राजनीति में भी भाई इनसे रिलेटेड कोई एक नेता होना चाहिए, इनको भाई राजनीति में भी जो है थोड़ा बहुत भागीदारी देनी चाहिए, ताकि भाई ये अपने विकास के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए, राजनीति में उतर पाए। साथ ही साथ भाई हमें इन्हें समानता देनी चाहिए, इन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी जो है देश के एक तरीके से नागरिक है, तो इनके साथ भी भाई समान व्यवहार करना चाहिए, इन्हें नीचा नहीं समझा जाना चाहिए, इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव वगैरह जो है नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कुछ अधिकार थे मूल निवासियों के। तो बस भाई यहाँ पे जो है आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर ये खत्म होता है। जितना भी आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक था वो सारा कवर अप मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इसके अलावा एग्जाम में आप लोगों से एक शब्द नहीं पूछा जाएगा, इतना पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए इनफ है। नोट्स जो है भाई आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों के साथ भाई शेयर जरूर करना, ताकि वीडियो जो है सभी बच्चों तक पहुँच पाए और सभी बच्चे जो है पढ़ पाए। और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।